हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से सीयूटी की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, है ना। और उसी प्रिपरेशन में जैसे आप लोग बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा सॉलिड स्टेट में दिक्कत है, उसको वन शॉट्स की फॉर्म में या फिर कैसे भी उसकी जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो कंप्लीट करा दीजिए। तो दोस्त इस सेशन में बोले तो अब मैं आपकी कुछ दो नहीं 2 से 3 वीडियो में मैं आपका सॉलिड स्टेट कंप्लीट करा दूंगा। और दोस्त ऐसा कंप्लीट करा दूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा सीयूईटी में, ठीक है। 50 में से 40 क्वेश्चन तुम लोग बढ़िया करके आओगे, है ना। तो आज पूरा इंट्रो से लेके जहां तक है मैं तुम्हारा यूनिट सेल तक करा दूंगा। फिर नेक्स्ट में वही पैकिंग एफिशिएंसी और जहां तक रहेगा वहां तक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो ये सीयूईटी वाले और नीट और जो भी आपको सॉलिड स्टेट वाले हैं वो ये वाला सेशन देख सकते हैं ना। तो एक बार सारे फटाफट ज्वाइन हो जाओ, सारे फटाफट ज्वाइन हो जाना, है ना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ये सेशन, ताकि जो भी अपने सीयूटी वाले साथी हैं, जो साइंस डोमेन वाले साथी हैं, आपको पता ही है अभी डेट भी आ गई है, 24 तारीख को मेरा एग्जाम भी है। आ जाइए कहानी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं कि भाई मेरा सॉलिड स्टेट्स की क्या क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट है क्या, है ना। कुछ ऐसा दिखता तो है नहीं, ठीक है, हर जगह सॉलिड ही है, जो भी दिख रहा है वो सॉलिड है पानी छोड़ के। तो अब ऐसा क्या है, ऐसी इसमें खास बात क्या है कि भाई मेरे पास एक भाई और भी सॉलिड वो है ना, मेरे पास जो स्टेट्स है, मेरे पास लिक्विड स्टेट है, गैसियस स्टेट है, सॉलिड स्टेट है। तो भाई अलग से चैप्टर काहे बना दिए तुम, है ना। इतना इंपॉर्टेंस, और दोस्त इनका इतना इंपॉर्टेंस होता भी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज में अगर जाएं तो भाई वही मेरी डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम होता है, ठीक है। फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स मिनिमम होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स मैक्सिमम होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो रहेगा वो आपका मिनिमम होता है। मैं किसके कंपैरिजन में बोल रहा हूं, मैं लिक्विड्स और गैसेस के कंपैरिजन में बोल रहा हूं, ठीक है। फिक्स्ड पोजीशन, मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स, भाई जितना कोई पास होगा, जितने पास है उनमें उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब बिल्कुल चिपके हुए हैं, बिल्कुल चिपके हैं, बस सटे हुए हैं, देख रहे हो यहां पे छू छू के ऐसे, ठीक है, क्लियर। और इनकंप्रेसिबल और रिजिड, आपको बताइए कि मैं यहां पे कितना भी प्रेशर इंक्रीज कर दूं, मैं कितना भी प्रेशर कर दूं, अब मैं उसको और ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाऊंगा। क्यों? वो पहले से ही बिल्कुल पास है, उनका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ही बिल्कुल मिनिमम है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस तो समझते हो ना, मान लो मेरे पास ये दो हैं और ये बिल्कुल चिपके हुए हैं। अब मिनिमम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस पता है कितना होता है? इन दोनों की रेडियस के बराबर, 2r के बराबर। कोई पूछे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मिनिमम कितना होता है, तो दो मेरी जो रेडियाई हैं उनको प्लस कर देना, बोले तो डायमीटर के बराबर होता है। ये है कहानी, ठीक है भाई, बढ़िया। चलते हैं अपन आगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आ जाओ फिर बढ़ते हैं अपन आगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड पे आते हैं फटाफट। देखो टाइप्स ऑफ सॉलिड में अब तुम पढ़ोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमरफस सॉलिड, ठीक है। एक मेरा पॉलीक्रिस्टलाइन भी आएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखो क्रिस्टलाइन, ठीक है, अब नाम पे जाओ ना, क्रिस्टल है, चमकता हुआ है, ऐसे कुछ क्रिस्टल आपको दिखते हैं। अब ध्यान रखना इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज है। देखो डेफिनेट शेप, ऑब्वियसली सॉलिड है, डेफिनेट शेप तो रहेगी ही। अब यहां आता है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज ऑर्डर्ड। यहां इतना बढ़िया एग्जांपल है, क्लासरूम एग्जांपल। जैसे जो मेरी रोज एंड कॉलम है उसमें एक रो में बॉयज बैठेंगे, एक रो में गर्ल्स बैठेंगी, तो वो मेरा सिस्टमैटिक फॉर्म में है, हर एक की पोजीशन, हर एक की जगह फिक्स है ना। अगर मैं रोल नंबर वाइज सबको बैठा दूं तो मुझे पता है रोल नंबर 41 मेरा उधर बैठा होगा, रोल नंबर 1 मेरी पहली पोजीशन पे बैठा होगा, ऐसे ही होता है। और भी एग्जांपल ले सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे ये भी है, नहीं तो आप लोग NaCl का भी ले सकते हो, NaCl। अब जैसे अगर मैं NaCl का बनाऊंगा, देखना मैंने बनाया तो NaCl, 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 तो ऐसे ही सिस्टमैटिक फॉर्म में लंबा लंबा चलता रहता है। तो अगर मैं कहीं भी जाऊं, मैं ऐसे गया तो मुझे NaCl Na दिखा, मैं ऐसे गया तो Cl Na दिखा, ठीक है, समझ रहे हो। कैसे भी मैं मूव करूं, सेम पोजीशन, सेम मुझे सिस्टमैटिक फॉर्म में सारी प्रॉपर्टीज मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा भी हुआ है, कीप रिपीटिंग इटसेल्फ, अपने आप को रिपीट करते रहता है। NaCl, 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 गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज। समझ में आया, ये कहानी है। और ये होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब यहां तुम्हें कंफ्यूजन होगी, सर लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर दोस्त कुछ नहीं है, लॉन्ग रेंज मतलब मैं कितना भी दूर चला जाऊं मुझे सेम टाइप की प्रॉपर्टी मिलेगी। मैं कितना भी दूर चला गया मुझे एटम उसी सिस्टमैटिक फॉर्म में रिपीट होता हुआ मिलेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरा कैल्शियम क्लोराइड है तो CaClCa, समझ में आया। तो ऐसे ही मिलेगा ClCa, तो ये लॉन्ग रेंज, ये पूरे फैला रहेंगे, ठीक है ना। कितनी भी दूर चले जाओ आपको इसी रिपीटिंग फॉर्म में, इसी सिस्टमैटिक फॉर्म में आपके एटम्स मिलेंगे।
समझ में आया, क्लियर हुआ। जैसे यहां पे देखो ना कितना लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, इधर देख लो तुम, पूरा समझाने के लिए देखो, इसके नोट्स की टेंशन मत लेना, मैंने प्रॉपरली तुम्हारे बढ़िया तरीके से नोट्स बना दिए हैं। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे ये पढ़वा दूंगा, ठीक है। आ जाओ इधर, तो देख रहे हो यहां पे अगर मैं इधर गया तो मुझे सेम टाइप के मिल रहे हैं, मैं ऐसे गया फिर भी मुझे सेम टाइप के मिल रहे हैं। देख रहे हो अगर मैं अंदर की साइड चला जाऊंगा तो मुझे ग्रीनिश मिलेंगे। तो ये होते हैं आपके लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्लियर, ठीक है। ये है मेरे क्रिस्टलाइन, इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आता है, क्रिस्टलाइन में क्वार्ट्स, ठीक है, NaCl जो कि मैंने आपको बता दिया, डायमंड हो गया और कॉपर हो गया, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलते हैं अपन आगे, फटाफट आ गए हैं अपन अमरफस सॉलिड्स पे, ठीक है। अमरफस देखो ये बना है ग्रीक वर्ड से, सुनना, ग्रीक वर्ड से बना है जिसका अमर का मतलब होता है सूडो, ठीक है, सूडो, या फिर बोल लो तुम नो फॉर्म सॉलिड्स, सूडो सॉलिड्स भी इसको कुछ लोग बोलते हैं, सूडो सॉलिड्स। सूडो मतलब सॉलिड में क्या है कि भाई मेरे लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, मेरे सिस्टमेटिक फॉर्म में रिपीट करना चाहिए, पर जैसे यहाँ देखो मैं कहीं भी गया मुझे कोई भी एटम रिपीटेटिंग फॉर्म में मिला ही नहीं, है ना। यहाँ खाली जगह मिली, इधर ये वाला एटम मिल गया तो इधर मुझे ये मिल गया, समझ में आया। तो ये होते हैं मेरे अमरफस, ठीक है। इनकी कोई फॉर्म नहीं है, कुछ भी तुम्हें भरा दो, जैसे नमकीन है ना, नमकीन तुमने क्या किया, आलू भुजिया ली, तुमने नटराज वाली नमकीन ली, तूने मिक्सचर लिया और सब उसको मिक्स कर दिया, एक बढ़िया सा मिक्सचर बनाया, मिक्स वेज बना दी। जैसे मिक्स वेज सब्जी है ना, तो वो मिक्स वेज मेरी अमरफस सॉलिड है। किसी को कुछ नहीं पता है कि नीचे अगर मैं हाथ डालूंगा तो मेरा आलू भुजिया निकल के आएगी, या वो कौन सी नवरत्न होती है नटराजन, वो निकल के आएगी, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ इरेगुलर शेप, छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, ऐसा कुछ डिफरेंस क्रिएट करते हुए चलना। मैं अभी आपको डिफरेंस भी दिखा दूंगा। रैंडम क्लासरूम, कोई भी कहीं भी बैठा है ना, ये अपने जो बैक बेंचर्स है उधर गुट बना के बैठे हैं, टॉपर्स इधर आगे बैठ गए हैं, लड़कियां उधर वहां पे अपनी अंताक्षरी खेल रही हैं, तो ऐसा कुछ मेरा बना हुआ है अमरफस सॉलिड्स में, ठीक है। किसी का कुछ पता नहीं है, अभी इधर है लड़ाई हो गई तो वो पीछे जाके वहां पे कैसी बेंच फेंक के मार दी, ठीक है। तो ये है रैंडम, कुछ भी हो रहा है भाई, मास्टर भी बिल्कुल बैठा हुआ, मास्टर को भी कोई मतलब नहीं, मास्टर कह रहा है मेरा पैसा बन रहा है, मैं जाऊंगा 45 मिनट में निकल जाऊंगा, ठीक है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर है ना, शॉर्ट रेंज छोटी छोटी जगह में, अगर मैं लॉन्ग रेंज में करूंगा तो मुझे वो सिस्टमैटिक फॉर्म में नहीं मिलेगा। इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है ग्लास। होता क्या है, ग्लास चमकता है, तुम लोगों को लगता है कि सर ये तो क्रिस्टल होगा, पर ऐसा होता नहीं है। मैं बताता हूं क्यों। तुम अपने, अगर तुम्हारा घर बहुत पुराना हो या फिर कोई पुरानी बिल्डिंग में अगर आप जाओगे तो वो ग्लास अगर आप देखोगे तो अगर वो स्लैंटिंग फॉर्म में है, ऐसे खड़ा हुआ है, तो वो ग्लास ऊपर से पतला होगा और नीचे से मोटा हो गया होगा। तो वो है क्या ना, वो पार्टिकल्स फ्लो करके ना वो टेम्परेचर की वजह से हो जाता है, तो इसलिए इसको अमरफस बोला जाता है। तो ग्लास अमरफस होते हैं। और जो मेरी पीवीसी प्लास्टिक है, पॉलिथीन, ठीक है, पीवीसी की जो बनी होती है वो भी मेरा अमरफस होता है, और रबर को भी आप ले सकते हो, क्लियर। फटाफट आगे बढ़ते हैं, आते हैं आइसोट्रोपिक एंड अनआइसोट्रोपिक में। देखो आइसोट्रोपिक, आइसो का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है, सेम। ट्रोपिक आया है मेरा ट्रोफोस से, ट्रोफोस, ठीक है, जिसका मतलब होता है डायरेक्शन। तो अगर कोई भी चीज मुझे सेम डायरेक्शन में मिल रही है, कोई भी चीज में जा रहा हूं मुझे सेम डायरेक्शन में मिल रही है, मैं यहां से चला, देखो मैं यहां से चला, मुझे रेड मिला, फिर रेड मिला, फिर रेड मिला, फिर रेड मिला, तो ये जो है ये मेरा आइसोट्रोपिक है ना। मैंने क्या किया, अब मैं अगर ये जो ब्लूइश है इस पर चलता हूं, मैं ब्लू वाले पे चला तो इधर ब्लू, इधर ब्लू, इधर ब्लू, इधर ब्लू। तो अगर मुझे सेम पैटर्न मिल रहा है, पैटर्न समझो, अगर मुझे सेम पैटर्न मिल रहा है, दिखने में अगर मुझे सिमेट्रिक लग रही है, तो वो मेरा आइसोट्रोपिक होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर्स आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस। फॉर एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग आइसोट्रोपिक में केमिकल प्रॉपर्टीज को कंपैरिजन मत करने लग जाना, आइसोट्रोपिक मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखाता है, ठीक है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, और डेंसिटी भी ले सकते हैं, क्लियर, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आ जाओ फटाफट आगे, है ना। ये है मेरा आइसोट्रोपिक। अब आते हैं अनआइसोट्रोपिक, है ना। ट्रोपोज वही डायरेक्शन, अनआइसो मतलब रैंडम, रैंडम बोलो, अनइक्वल बोलो, जो बोलना है, क्लियर है, ठीक है। जैसे अभी अमरफस में मैंने पढ़ा था कि मेरे वो रैंडम ऑर्डर में होते हैं, यहां भी रैंडम, कुछ भी नहीं है, कहीं भी कुछ भी प्रेजेंट है। जैसे यहां अगर मैं चला इधर से, मुझे ब्लू मिला, मुझे लाल मिल गया, फिर मुझे ब्लू मिल गया, फिर मुझे लाल मिल गया, ऐसे देख लो, समझ में आ गया। ये होते हैं मेरे अनआइसोट्रोपिक। अगर क्लियर है तो मुझे बता देना, पेपर में
आता है क्वेश्चन, आइसोट्रोपिक और अनआइसोट्रोपिक में क्या डिफरेंस होता है, वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ऑप्शन आएगा आइसोट्रोपिक, अनआइसोट्रोपिक, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। टिक लगाओगे, क्या सिमिलर है तो आइसोट्रोपिक रहेगा। क्लियर, समझ में आया। और देख लो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नोट सेम इन ऑल डायरेक्शन, है ना। अगर मैं इधर मूव करूंगा तो देख लो यहाँ पूरा खाली, इधर एटम मिला तो यहाँ तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट गड़बड़ा जाएगा। क्लियर, तो ये होता है मेरा अनआइसोट्रोपिक। फटाफट आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने अभी तक पढ़ा भी होगा, अगर थोड़ा बहुत तो सॉलिड स्टेट देखा होगा, कि जो मेरे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, जो कि मेरे पैटर्न में होते हैं, जो कि मेरे लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाले होते हैं, रिपीट करते हैं अपने आप को, उन्हीं को मैं अनआइसोट्रोपिक बोल दे रहा हूं, उन्हीं को मैं बोल दे रहा हूं कि भाई साहब तुम अनइक्वल होते हो या अलग अलग डायरेक्शन में। ऐसा होता है दोस्त, उसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल तुम इधर से समझो। मैंने क्या किया, मैं कहीं से भी, मैंने क्या किया, यहां से मैं चला, अगर मैं कुछ किसी और पोजीशन चलूंगा, जैसे अगर मैं इधर से चलूंगा तो मुझे मिलेगा अलग, है ना, मुझे मिल रहे हैं, देख लो कौन सी, ये स्काई ब्लू रेड, स्काई ब्लू रेड। और यही अगर मैं इस डायरेक्शन में गया तो मुझे सिर्फ और सिर्फ रेड 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 मिलेंगे। तो इस हिसाब से अगर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा तो अलग आएगा, है ना, और इस वाली लाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा तो अलग आएगा। इसका मतलब हुआ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है बाबू भैया। तो वो जो गड़बड़ है वो यही आ जा रही है कि भाई साहब ये अपने आप को ही, ये इतना ज्यादा पैटर्न में आने की वजह से खुद को ही खा गया। वो नहीं कि कुल्हाड़ी अपने पैरों पे मार ली, तो इसका वही है कि भैया हम पैटर्न में रहेंगे, और पैटर्न की वजह से होता क्या है कि अब इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। क्लियर, क्लियर है। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से यहां पे तुम समझ गए होगे। फॉर एग्जाम्पल ये है, ऐसे समझ लो ना, ऐसे समझ लो, ये है मेरा पोटेशियम और ये है मेरा क्लोरीन, तो बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, है ना, बार बार रिपीट होगा। ऐसे कर लो, ये लो, ये लो। तो भाई तुम्हारे लिए है तो ये क्रिस्टल, लेकिन इधर जाऊंगा तो अलग डायरेक्शन, इधर जाऊंगा तो मुझे अलग प्रॉपर्टी मिलेगी। अब मुझे लगता है कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को मैं अनआइसोट्रोपिक क्यों बोलता हूं, समझ में आया। अब आ जाओ इन्हीं की प्रॉपर्टी को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने एक बहुत बेहतरीन, ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स अलग अलग दे रखे थे, उनको मैंने सम अप करके बढ़िया से पीपीटी की फॉर्म में तुम्हारे सामने रख दिया है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, इतने बेहतरीन नोट्स बनेंगे ना यहां से, तुम अगर तुम बनाओगे, देख लो एक बार, देख लो, सब पढ़ लियो, सब पढ़ लियो, बस रीड आउट मारेंगे। शेप, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप इसकी इरेगुलर होती है ना, कभी साइज छोटा कभी साइज बड़ा। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट एट द शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, इसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट शार्प। शार्प का मतलब ये है कि अगर ये मेरा 1000 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा तो 1000 पे मेल्ट हो जाएगा, है ना। और यहां पे अगर यही मैं अमरफस की बात करूंगा तो अमरफस क्या करेगा कि भाई 90 डिग्री पे थोड़ा सा मेल्ट हुआ, है ना, क्योंकि एटम्स दूसरे मिले। फिर मान लो वो तुम्हारा जाके 190 डिग्री पे फिर मेल्ट हुआ, क्योंकि एटम्स इरेगुलर है ना, कहीं मोटा है कहीं छोटा है, इस वजह से, है ना। ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर द लॉन्ग रेंज पीरियड, धीरे 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 धीरे, ऐसे नहीं होगा कि एकदम से मेल्ट हो गया ना, धीरे धीरे। क्लीवेज प्रॉपर्टी, व्हेन कट इनटू नाइफ शार्प, मतलब शार्प नाइफ, दे स्प्लिट इनटू 2 पीसेस एंड द न्यूली, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आप वो तो आपको पता ही है। जैसे मेरा क्रिस्टल है, अगर मैं NaCl जो मेरा घर का नमक है, वो अगर तो आप सॉलिड फॉर्म में भी देखोगे तो अगर आप उसको चाकू से काटोगे तो बहुत स्लिपरी, बहुत एकदम स्मूथ टेक्सचर मुझे मिलेगा, और ऐसा कुछ मुझे अमरफस में नहीं दिखेगा। क्लियर, ठीक है। दे हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, बॉन्ड बनाने की, लेकिन इनकी डेफिनेट नहीं होती है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, तुम लोगों को जो कंफ्यूज करेगा, जो तुम्हारा दिक्कत लाएगा, वो है ये अनआइसोट्रॉपी वाला। क्लियर हुआ, तो इसका ध्यान रखना कि अनआइसोट्रोपिक इन नेचर और आइसोट्रोपिक इन नेचर। और जब मैं नेचर की बात करूंगा इसको मैं ट्रू सॉलिड्स बोलता हूं, और अभी मैंने बताया था कि अमरफस को मैं सूडो सॉलिड्स भी बोलता हूं। क्लियर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड दीज आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है, सिस्टमैटिक फॉर्म में वो मुझे मिलेंगे। क्लियर, क्लियर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिली गई होगी। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर आते हैं, तुमने अमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो पढ़ रखे हैं, अब आते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉली, ठीक है, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, मोर देन वन में कुछ भी आ सकता है, 2 3 4। तो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, सुनना, सॉलिड्स विच अपेरेंटली
solids which apparently appear amorphous but have microcrystalline structures। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सुनना, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। अगर मैं इसको ओवरऑल देखूंगा तो ओवरऑल तो ये मेरा अमरफस है, लेकिन मैं बहुत कोई शॉर्ट रेंज में गया, मैं गया इसमें, तो इतने में मुझे ये क्रिस्टलाइन मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मुझे अमरफस सॉलिड में अगर मिल जाए तो उसको मैं पॉलीक्रिस्टलाइन बोलता हूं। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट। सॉलिड्स विच अपीयर अमरफस बट हैव माइक्रोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो उनके स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन है, रिपीटेड फॉर्म में है, तो उसको मैं बोलता हूं क्या? पॉलीक्रिस्टलाइन। क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? अमरफस के अंदर अगर मुझे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलेंगे, माइक्रोक्रिस्टलाइन छोटे 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 अलग अलग फॉर्म में मिलेंगे। क्लियर? ठीक है। और यही अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो मेटल्स ऑफन एग्जिस्ट इन पॉलीक्रिस्टलाइन कंडीशन। ध्यान रखिएगा, मेटल मेरी पॉलीक्रिस्टलाइन में रहती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मेरी मेटल अमरफस है, लेकिन उसके अंदर मुझे माइक्रोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे। बहुत बढ़िया। इंडिविजुअल क्रिस्टल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, सो metallic sample may appear to be isotropic even though a single crystal is anisotropic। क्या बढ़िया बात लिखी है, समझे? ये बोल रहा है, सुनो मैं बताता हूं ना, ये बोल रहा है कि अगर मैं इसका ओवरऑल देखूं, है ना, ओवरऑल में से अगर मैं माइक्रो क्रिस्टलाइन पे जाऊंगा तो यहां तो मुझे आइसोट्रोपिक दिखेगा, माइक्रो क्रिस्टलाइन में एनाइसोट्रोपिक दिखेगा, लेकिन ओवरऑल है तो ये मेरा अमरफस ही ना, तो ओवरऑल अमरफस है। तो क्या लिखोगे? मैं यहां से लिख देता हूं, तो ओवरऑल तो ये आइसोट्रोपिक है ना, अमरफस की वजह से। लेकिन जब मैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में देखूंगा, क्रिस्टलाइन में जब मैं देखूंगा तो आपको यहां अनाइसो मिल जाएगा। ये कहानी है दोस्त, ध्यान रखिएगा, ये कहानी है। क्लियर? ठीक है, समझ आ जाना चाहिए। अगर समझ आ गया बढ़िया है। अपन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और अमरफस? आंसर तो अभी मैंने बताया है। देखो, डायमंड आ गया मेरा क्रिस्टलाइन में, ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन में आ गया, ठीक है, कॉमन सॉल्ट NaCl क्रिस्टलाइन में आ गया, एक ही बचा ग्लास, जो कि मैंने आपको बताया ये मेरा अमरफस में आता है, अमरफस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टल ऑन अमरफस? और अगर यहां पे सूडो सॉलिड भी लिखा होता, सूडो सॉलिड, फिर भी तुम्हारा वही एग्जांपल रहता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमरफस सॉलिड इज इनकरेक्ट? अमरफस के बारे में गलत बात कौन सी है? दे मेल्ट ओवर अ लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर, सही लिखा हुआ, अभी बताया। गलत बात जो है वो सही है, दे आर अनाइसोट्रोपिक। अमरफस अनाइसोट्रोपिक नहीं होते, अमरफस मेरे आइसोट्रोपिक होते हैं। देयर इज नो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, ये वाली बात तो सही लिखी है। दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, भैया सॉलिड है, चाहे अमरफस हो या क्रिस्टलाइन हो, वो मेरा रिजिड और इनकम्प्रेसिबल रहेगा ही, तो आइसोट्रोपिक इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स नहीं है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेज आर शॉर्ट, सही लिखा हुआ है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वीक, गलत बात बोल रहा है भाई, बोलो, गलत बात बोल रहा है ना, तो ये तो भैया बिल्कुल गलत हो गया। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है फिक्स्ड पोजीशन, सही है। सॉलिड ऑस्किलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, जो मेरे पार्टिकल्स है वो अपनी ही पोजीशन पे थोड़ा 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 वाइब्रेट करते रहते हैं, अपनी पोजीशन छोड़ के नहीं जाते हैं। क्लियर, बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। मोस्ट क्रिस्टल्स शो गुड क्लीवेज बिकॉज देयर एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर? आंसर दो फटाफट। Most crystals show good cleavage because their atoms, ions are weakly bonded, strongly bonded, spherically symmetrical, arranged in planes। तो ध्यान रखिएगा, वीकली और स्ट्रांगली बॉन्डेड से मेरा कोई मतलब नहीं है। क्लीवेज का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो मेरे स्पेरिकली अरेंज्ड होते हैं, स्पेरिकली सिमेट्रिकल है तो वो मेरा अच्छे से मैं उसको कट कर सकता हूं। ठीक है, अरेंज इन प्लेन्स का तो कोई मतलब है नहीं। आते हैं अपन आगे। यस, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनाइसोट्रोपिक इन नेचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनाइसोट्रोपिक इन द गिवन स्टेटमेंट? अनाइसोट्रोपिक का क्या मतलब होता है? अभी पढ़े हो, गलत मत कर देना। देखो, a regular pattern of arrangement of particles which repeats itself periodically over the entire crystal। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनाइसोट्रोपिक, पहले ये ध्यान रखना। उसके बाद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सम ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर शोन व्हेन मेजर्ड, ठीक, एन इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ओवर एंटायर क्रिस्टल, सम वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर शोन व्हेन measured along different direction in the same crystal। crystalline solids are anisotropic। तो देखो,
अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स विच रिपीट इटसेल्फ पीरियोडिकली ओवर द एंटायर क्रिस्टल, तो उसका मतलब अनाइसोट्रॉपिक तो नहीं है ना, क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है लेकिन उसको अनाइसोट्रॉपी ये एक्सप्लेन नहीं कर रही। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर शोन व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इन द सेम क्रिस्टल। डिफरेंट डायरेक्शन में मेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी निकल के आए सेम ही क्रिस्टल में, वो होती है मेरी अनाइसोट्रॉपिक। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। एंड इर्रेगुलर अरेंजमेंट, मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में इर्रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। सेम वैल्यूज ऑफ सम ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर शोन व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। सेम वैल्यूज कहां आती हैं भाई, मेरी डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। तो आंसर हुआ आपका बी। क्लियर? क्लियर है, बढ़िया दोस्त। अपन बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अ क्रिस्टलाइन सॉलिड चेंजेस अब्रप्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड व्हेन हीटेड, हैज नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, गलत है ये भी। चेंजेस अब्रप्टली फ्रॉम, अच्छा ठीक है। अंडरगोज डिफॉर्मेशन ऑफ इट्स ज्योमेट्री इजीली, हैज एन इर्रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। देखो इर्रेगुलर तो होगा नहीं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैंने आपको बताया था कि इनका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये तो मैंने आपका अभी बताया कि इनका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब फिक्स्ड है तो जैसे ही हुआ वैसे ही, मतलब जिस मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचे, जैसे मेरी आइस है, अगर 0 डिग्री पे पहुंच गई, 0 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, वो पूरी पिघल जाएगी। तो उसका मतलब क्या है, एकदम से चेंज हो जाती है, चेंजेस अब्रप्टली। ठीक है, अब्रप्टली को तुम लोग समझते हो ना, अब्रप्टली को इमीडिएटली भी लिख सकते हो, चेंजेस इमीडिएटली, इमीडिएटली एकदम से चेंज हो जाती है। क्लियर? क्लियर है, ठीक है भाई। अगर ये क्लियर है, अब आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ फोर्सेस के बारे में पढ़ लेंगे। तुमने सबका नाम सुना होगा, इसको अपन फटाफट देख लेते हैं, है ना। वंडरवॉल फोर्स, आयनिक, कोवलेंट और मेटेलिक। क्लियर है, आ जाओ सबको एक एक करके पढ़ेंगे। अगर मैं वंडरवॉल फोर्स की बात करूं तो पहले तो ये वंडरवॉल फोर्स एक मेरा नॉन चार्जेबल फोर्स होता है। मतलब इसमें अगर कोई भी मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, उसमें अगर कोई चार्ज नहीं है, तब जो मेरा फोर्स लगता है वो होता है मेरा वंडरवॉल फोर्स। क्योंकि सर ऐसा कौन सा है, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो एक जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो मेरा एक वीक वंडरवॉल फोर्स है ना। अब ये वीक वंडरवॉल फोर्स होता क्या है, तो एक बार ही सुनो क्या लिखा हुआ है। वीक वंडरवॉल फोर्सेस आर, मतलब वंडरवॉल फोर्सेस आर वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट आर डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंसेस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। जितना पास उतना ज्यादा वंडरवॉल फोर्स। दीज फोर्सेस अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन, अभी जो मैंने बोला, बिटवीन अनचार्ज्ड एटम या मॉलिक्यूल। एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे इधर देख लो, इधर देख लो, मेरे नॉर्मली एटम्स घूम रहे हैं। अब हर एटम में मेरा इलेक्ट्रॉन भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन एक अलाइनमेंट ऐसी आई कि आपका नेगेटिव और पॉजिटिव अलाइन हो गए, है ना। अलाइन हो गए तो आपका अब ऑपोजिट चार्जेस लाइक ईच अदर, अब एक दूसरे को लाइक करेंगे, प्यार करेंगे, तो भाई पास तो आएंगे ही। तो पास आ गए। ये सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए होता है, ठीक है, इंस्टेंट के लिए। तो ये है मेरा वंडरवॉल फोर्स। बहुत इजी। तुम्हें पता नहीं क्या ही लगता होगा, सर ये वंडरवॉल होता क्या है। कुछ नहीं है, ये बहुत वीक इंटरेक्शन है उन एटम्स या उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जिन पे पहले तो कोई चार्ज नहीं है और इतने ज्यादा पास आ गए हैं कि अब इतने, मतलब इंटरेक्शन इतना ज्यादा है कि वहां पे मेरा वंडरवॉल फोर्सेस लगना चालू हो गया है। अपन बढ़ते हैं आगे, आते हैं आयनिक। पढ़े हो आयनिक फोर्स, आयनिक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग बहुत पढ़े हो। जैसे ये मेरे सारे किस्में होते हैं, जितने भी मेरे आयनिक कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल NaCl हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये सारे मेरे इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखो होता क्या है यहां से। अब मैं इसको तुम्हें समझाने का दिए तो तुम्हें वैसे आता ही होगा यार, इसमें क्या बताऊं। देखो 2 8 1, अगर मैं क्लोरीन की बात करूंगा तो 2 8 7, यहां से एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देता है, तो आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इस फॉर्म में रहता है ना। अब इनके बीच में वो जो बॉन्डिंग होगी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसको बोलते हैं अपन आयनिक बॉन्डिंग। ये होती है मेरी आयनिक बॉन्डिंग। बोलो अगर समझ आ गया है तो। ठीक है, तो Na एटम, Na प्लस आयन, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हुआ। अब देखो लो यहाँ पे -1 + 1 -1 + 1, ये होती है मेरी आयनिक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग। पर ध्यान रखिएगा आयनिक बॉन्डिंग में मेरा जो ओवरऑल चार्ज होता है वो 0 ही रहेगा। एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ना, जैसे अगर ये मेरा प्लस है तो ये माइनस हो गया, पर इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको मैं, बहुत सारे नाम है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग हो गई या फिर आयनिक बॉन्डिंग हो गई। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए ये। जहां पे मेरा लेन देन चलता है वो आयनिक बॉन्डिंग। उसके बाद आती है मेरी कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग में मेरी शेयरिंग जब रहेगी,
इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक होगा तो आयनिक बॉन्डिंग पीछे पड़ी, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तब बनता है मेरा क्या, कोवेलेंट बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल कुछ भी उठा लो, H2 हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है, I2, तो यहां सब मेरी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। यहां पे जैसे H2O है, H2O, ठीक है, HO, यहाँ पे 2,6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन क्या होता है 1 और 1, तो ये कहता है एक इलेक्ट्रॉन तुम दोनों जाके शेयर करेंगे भाई। और जब शेयर करते हैं तो ऐसा कुछ दिखता है। क्लियर, ठीक है। और शेयरिंग भी इस फॉर्म में होती है कि मेरा हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हो जाए और ऑक्सीजन का मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्लियर, क्लियर है तो प्लीज बता दीजिएगा, और अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तो प्लीज अपना प्यार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, है ना। और जो भी आपके साथी हैं उनके साथ सेशन शेयर करें, जो भी मेरे साइंस डोमेन वाले हैं। 24 तारीख को मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम भी है, पूरी आ गए। केमिस्ट्री मतलब सबका ही है, PCM सबका ही है। अब आ जाओ मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग कुछ नहीं है, मेटल, जो मेरी मेटल है उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है मेटेलिक बॉन्डिंग। आपको पता है जो मेरी मेटल्स होती हैं वो समंदर है ना, समंदर है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां तो इलेक्ट्रॉन भर भर के होते हैं मेटल्स के पास, तभी तो मैं मेटल्स को आयनिक क्या बोलता हूं कि ये मेरे इलेक्ट्रिसिटी, या फिर बोलो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, यस, ठीक। कलेक्टिव शेयरिंग ऑफ C ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेवरल पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस, सही है। Na मॉलिक्यूल, Hg2 पॉजिटिव आयंस, ये सब मेरे सारी मेटेलिक बॉन्डिंग होती हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़िया तरीके से कंडक्ट कराती है मेटेलिक, तभी तो बोलते हैं मेटल, अरे लोहा है, पकड़ लोगे चिपक जाओगे। क्यों, देख रहे हो समंदर, यहां पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज ट्रैप्ड है बीच में, समझ में आया, ठीक है, यस। अपन बढ़ते हैं फटाफट आगे, आंसर देना। इन ग्रेफाइट कार्बन एटम्स आर जॉइंड टुगेदर ड्यू टू, ग्रेफाइट में कौन सा होता है बताना, आंसर दो फटाफट, ठीक है। देखो आयनिक बॉन्डिंग तो होगी नहीं, मेटल है नहीं, तो वंडरवॉल और कोवेलेंट बॉन्डिंग में से बता, तो यहां पे ध्यान रखिएगा ग्रेफाइट में मेरी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। क्लियर, अरे ग्रेफाइट क्या है, कार्बन है, कार्बन मेरा कैटनेशन और टेट्रावेलेंट शो करता है, तो वहां मेरी कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको मिलेगी। अरे कोवेलेंट बॉन्डिंग ही तो होती है यार, ऐसे ये ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग ही होती है, ये कहानी। अपन बढ़ते हैं आगे। विच टाइप ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स विल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कौन से विच ऑफ द टाइप ऑफ सॉलिड क्रिस्टल विल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आयनिक सॉलिड मेरे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। जैसे मेरा NaCl है, सॉलिड NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। कोवलेंट तो बिल्कुल भी नहीं करता, मॉलिक्यूलर भी नहीं करता, मेरा मेटल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, पहली बात तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और जब इलेक्ट्रॉन्स है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी तो इजीली जनरेट हो ही जाएगी। क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। फटाफट बढ़ते हैं अपन आगे। यहां पे मैंने अलग से एक टेबल बनाई है, बहुत बेहतरीन टेबल बनाई है मैंने। हुआ क्या है कि अगर आप NCERT खोल के देखोगे तो उन्होंने बहुत ज्यादा हौच पौच कर रखी है, तो उस हौच पौच को मैंने कम करने के लिए यहाँ पे अलग से पूरी बढ़िया टेबल बनाई है। PDF तुम्हें पूरी मिल जाएगी, अभी के लिए एक बार देखो। सबसे पहले बात करेंगे अपन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, ठीक है। तो यहां पे अलग अलग दिखा है, देखो नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल्स, टाइप ऑफ सॉलिड, ठीक है। फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, डिस्पर्शन, डाइपोल इंटरेक्शन। तो देखो लो यहां पे अगर मैं इनकी बात करूं तो डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, डाइपोल फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो आपको पता है मेरा डाइपोल इस डायरेक्शन में होगा, डाइपोल केमिस्ट्री और फिजिक्स का उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं तो मुझे ये सारे मेरे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। इंसुलेटर होंगे, सारे इंसुलेटर, मेल्टिंग पॉइंट मेरा लो ही रहेगा। क्लियर है, ठीक है। देख लो एक बार, ये सारे मेरे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के हैं। फोर्स ध्यान रखना, डाइपोल हो गया, या फिर मेरा जो लंडन फोर्स है डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में ही लगता है, इनको बोलते हैं अपन। और ये नॉन पोलर में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखो अगर तुम बोलोगे सर इतना ध्यान कैसे रखना है, दोस्त वैसे तो ध्यान रखने वाला कुछ है नहीं, पर इतना ध्यान रखना, अगर मेरे पास कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल आएगा तो वहां डिस्पर्जन लगता है। क्लियर, आ जाओ आगे। अब आते हैं ये अपन आयनिक सॉलिड पे आ गए। आयनिक सॉलिड तो सबको पता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। यहाँ पे मेरा आयनिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। क्लियर, ये सारे इसके एग्जाम्पल, ये ठीक।
उसके बाद हार्ड बट ब्रिटल, ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर वो हार्ड तो है लेकिन अगर मैं उसको तोड़ूंगा तो चकनाचूर हो जाएगा, छोटे 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 पार्टिकल्स में टूट जाएगा। हाँ देख लो, पीछे जो एक क्वेश्चन आया था उसका एग्जांपल यहां पे है, इंसुलेटर इन सॉलिड बट कंडक्टर इन मॉल्टन एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? ये मॉल्टन होता है, ये मेरी किसमें? घुली हुई पिघली हुई स्टेट में या फिर पानी वाली स्टेट में, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली हाई होता है, हाई होता क्यों है? ड्यू टू आयनिक फोर्स, ध्यान रखिएगा, ड्यू टू आयनिक फोर्स। बहुत बढ़िया, चलते अपन फटाफट आगे आ गए हैं मेटेलिक सॉलिड्स पे, ठीक है। अलग से मैंने सबका बना दिया है ना। देख लो, पॉजिटिव आयंस, खूब सारे पॉजिटिव आयंस होते हैं और पॉजिटिव आयंस के बीच में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे लिखता है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया भी था, जैसे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और यहां कहीं मेरा नेगेटिव ट्रैप्ड रहेगा। क्लियर? हार्ड बट मेलेबल एंड डक्टाइल, ठीक है। मेलेबल मतलब मैं उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, वही क्लास 10th की बात है ये, कि मेटल्स आर बोथ मेलेबल एंड डक्टाइल, दो प्रॉपर्टी होती है। तो मेलेबल थिन शीट्स में और डक्टाइल में उसको वायर्स की फॉर्म में, डक्ट की फॉर्म में कर सकता हूं। कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मॉल्टन स्टेट, इसी वजह से तो इसका आंसर ये था। हाई हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये मेरा सॉलिड में भी शो करता है। क्लियर? ठीक है, अब आ जाओ आखिरी पे, जो कि है मेरा कोवलेंट। सबसे इजी, सबसे ज्यादा तुम लोग पढ़े हो, ठीक है। क्लियर है? तो यहां पे देख लो, एटम्स होते हैं, कोवलेंट होता है। इसके एग्जाम्पल क्वार्ट्स हो गया, ठीक है, SiO2 क्वार्ट्स। देखो ये जो मेरा क्वार्ट्स होता है ना, ये मेरा होता क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन, लेकिन इसमें होता क्या है? कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ध्यान रखिएगा। कार्बन का अभी पीछे एग्जांपल आया था, कोवलेंट बॉन्डिंग, अरे भूल गए, ये क्वेश्चन किया था, कहां गया ये वाला, ठीक है। कार्बन ग्रेफाइट में, तो ध्यान रखिए कोवलेंट बॉन्डिंग मुझे मिलती है। उसके बाद हार्ड होता है और इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, कुछ को छोड़ के। और ये जो एक्सेप्शन क्या है, वो है मेरा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हर किसी में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो 1 फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, और मेल्टिंग पॉइंट तो फेयरली हाई होता है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को तो फटाफट बोलना, अगर नहीं है तो अपन बढ़ते हैं आगे, आंसर देना। अमंग फॉलोइंग द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज एग्जिबिटेड बाय, बोलो। तो ध्यान रखना, कोवलेंट, सूडो और आयनिक तो ठीक है, लेकिन यहां पे जो मॉलिक्यूलर मेरे सॉलिड्स होते हैं, ये एक हल्का सा एक्सेप्शन तुम्हें लगेगा, पर ये एक्सेप्शन है नहीं, क्योंकि है क्या, वो मॉलिक्यूल, मेरे बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके जब बनते हैं तो यहां पे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होता है। कोवलेंट और आयनिक में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में गलत मत कर देना। आते हैं नेक्स्ट, द मेजर बाइंडिंग फोर्स ऑफ डायमंड, सिलिकॉन एंड क्वार्ट्ज इज, आंसर डायमंड, सिलिकॉन एंड क्वार्ट्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब आयनिक नहीं है, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन नहीं है, नॉन कोवलेंट बॉन्ड फोर्स नहीं है, वहां पे मुझे कोवलेंट बॉन्ड फोर्स मिलता है। आप लोग यहां से भी चेक कर सकते हो, इधर मैंने बताया है कौन सा फोर्स है, कोवलेंट बॉन्ड है। क्लियर? आ जाओ इधर, नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कौन सा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है नहीं। अगर मैं बात करूं तो ये, चलो वो तो आयोडीन है। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो ये तो मेरी मेटल है, कंडक्ट करेगी। यहां अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, ये मेरे आयंस है, 2i2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, तो ये आयंस तो कंडक्ट करेंगे। बचा मेरा आयोडीन कंडक्ट नहीं करेगा, ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है, सॉलिड में कंडक्ट नहीं करेगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट पे, द लस्टर ऑफ अ मेटल इज ड्यू टू, लस्टर मतलब जो चमक है, वाई द मतलब जो मेरी चमक है, मेटल इतनी चमकती क्यों है, ठीक है, क्यों चमकती है, आंसर देना। इट्स हाई डेंसिटी, हाई पॉलिशिंग, केमिकल इनर्टनेस, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। दोस्त देखो, तुम्हारा मन तो कर रहा होगा कि सर मैं इसका आंसर हाई पॉलिशिंग दे दूं, पर गलत होता है दोस्त, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है मैं बताता हूं। देखो सोडियम, फॉर एग्जांपल, सोडियम क्या होता है, 2,8,1 है ना। अब ये जो मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कहानी खेल करता है, क्या करता है, कोई भी अगर इस पर सनलाइट पड़ती है तो ये जाके मेरा एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटेड।
आपको पता है अगर सनलाइट मेरी पड़ेगी तो वहां से मेरा फोटोन्स होगा, फोटोन की जो एनर्जी होगी वो होगी मेरी एच म्यू। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एक्साइट हो जाता है। तो जब वो एक्साइट होता है, वो एक्साइटेशन जब होती है तो वो एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है, और वो जो फ्रीक्वेंसी है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर मुझे दिखता है। तो ध्यान रखना, वो जो चमक है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से है। समझ में आया? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब ये है, ये मेरा ग्लास, ज्यादा तेज हो गया, ये मेरा ग्लास है, ठीक है। ये कहां चमक रहा है, मतलब वो तो लाइट है इस वजह से चमक रहा है। समझ में आया? क्लियर? तो ये कहानी है दोस्त, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट, सॉलिड CH4 इज ये ध्यान रखना, डज नॉट एग्जिस्ट तो है ही नहीं। आयनिक, तुम्हारा मन तो कर रहा होगा सर कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर में से एक होगा, पर ध्यान रखिएगा जो मेरा CH4 होता है वो एक मेरा मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है ना? क्लियर? कहीं भी डाउट कुछ भी आए तो प्लीज बताते हुए चलिएगा। अपन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स आयंस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग। इसका आंसर दो फटाफट, इजी है दोस्त, इसका आंसर दो। यस, हाँ भाई। In which of the following solids ions of opposite charges are held together by strong electrostatic force? मेटेलिक है नहीं, ये तो मेरा आयनिक सॉलिड रहेगा, बिल्कुल इजी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन सीयूटी में आएंगे, इजी क्वेश्चन आते हैं, और ये इतने भी इजी नहीं है, तुम्हें बस थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा जो जितना भी पढ़े हो। अभी क्या है, फ्लो में तुम लोग दे दोगे, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 2 दिन बाद अगर तुम देखोगे तुम्हारा पूरा गायब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अपन आ गए हैं यूनिट सेल पे। देखो अब यूनिट सेल, चलो इसको भी कर लेते हैं। वैसे मैंने सोचा था इसको मैं एक और इस पार्ट में भी इसको फटाफट कवर कर लेते हैं। देखो फटाफट कर लेते हैं, कुछ नहीं है। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन विच रिपीट्स ओवर एंड अगेन टू मेक स्पेशल लैटिस। अब ये यूनिट सेल होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास NaCl है, NaCl फैला हुआ है हर जगह, है ना? NaCl। मैंने क्या किया, उसको NaCl जो मेरा क्रिस्टल है उसको तोड़ता गया। तोड़ने के बाद जो मुझे सबसे छोटा मिला, जैसे सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो मेरे सेल्स होते हैं, तो उन सेल को मिलाया, टिश्यू बना, टिश्यू से और बड़े बड़े बने, तो वैसा ही होता है यहाँ पे। तो यूनिट सेल मेरी एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, स्मॉलेस्ट प्रोपोर्शन है। इसको अगर मैं मिलाऊंगा, यूनिट सेल बार बार हजारों लाखों बार रिपीट करूंगा, तो मेरा एक सॉलिड बनता है। क्लियर? तो ये कहानी होती है ना? तो देख लो क्या है, स्पेस लैटिस 3D अरेंजमेंट, ऑब्वियसली 3D अरेंजमेंट ही होता है। क्लियर है? ठीक है, तो अगर मैं, ये मेरा यूनिट सेल है, ये है लैटिस पॉइंट मतलब यहां पे मेरे आइंस हो गए, एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं NaCl की बात करूंगा तो NaCl ऐसे मेरा प्रेजेंट होगा। क्लियर? ठीक है, और ऐसे ही हजारों लाखों मैंने लगा दिए, जैसे ये है। फॉर एग्जाम्पल जिस रूम में तुम बैठे हो उसके बगल वाला रूम, इसके उधर वाला रूम, फिर इसके उधर वाला रूम, ऐसे ही फिर मेरा घर बनेगा ना, तो वही कहानी होती है। कि माहौल मान लो पूरा मेरा देश का एक स्टेट, ठीक है, स्टेट के अंदर भी क्या आ गए, मेरे डिस्ट्रिक्ट्स आ गए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरा कोई एक कॉलोनी आ गई, कॉलोनी के अंदर मेरा घर आ गया, घर के अंदर रूम आ गया, वो जो मेरा रूम है दैट इज यूनिट सेल। क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये मेरा पूरा यूनिट सेल। लैटिस पॉइंट क्या है, जहां मेरे रिसाइड करते हैं एटम और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, जहां पे वो मेरे रहते हैं उसको बोलते हैं। तो ये कुछ यूनिट सेल्स हैं दोस्त, कुछ यूनिट सेल हैं जो कि मेरे 2 डायमेंशन में, अगर मैं प्लेन में बात करूं, ऐसे इस प्लेन में बात करूं तो ऐसे रहते हैं। ठीक है, देख लो एक बार, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो रोम्बस हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ये सब बताने की वो कोशिश कर रहा है। ठीक, उसके बाद यहां पे आ जाओ, अब पैकिंग की बात कर लेते हैं। आपको पता है अगर मैं 2D, अभी सिर्फ 2D की बात चल रही है, तो अगर मैं 2D में बात करूंगा तो देखो, एक तो आपने पढ़ाई है, मतलब ऐसे तो तुम लोगों ने ये पढ़े ही होंगे। देखो ये है मेरी स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, देखो ये रही, है ना? ये मेरी स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा पर कोई दिक्कत है नहीं तो एक काम करो ना, ऐसे ही बना देता हूं। देखो ये है मेरी स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, और जब मैं HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग की बात करूंगा तो यहां पे कुछ ऐसा बनेगा दोस्त, ये समझ में आया? तो ये होती है मेरी HCP। ठीक है, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग 2D में।
2D में, और HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग यहाँ बात हो रही है 2D में, ऐसे अरेंजमेंट। तो यहां अगर तुम अरेंजमेंट की बात करोगे तो कैसा है, ए देख रहे हो एक के बाद, अब ये ए बी ये ए क्या होता है वो सुनना। अगर मैं इस वाले एटम से ऊपर वाले एटम के पास गया, अगर मुझे सेम मिल रहा है तो ए, फिर सेम मिला फिर ए, तो यहां पे जो पैकिंग है वो है मेरी ए टाइप ऑफ पैकिंग। वहीं अगर मैं इधर आया तो मैं इस एटम से ऊपर गया, मान लो ये लेयर है ए, यहां मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं इसको बोलूंगा बी। इसके बाद फिर मुझे ये वापस मिला तो ये है ए, इधर मुझे कुछ नहीं मिला तो बी, तो यहां मुझे कौन सी पैकिंग मिल रही है, ये है मेरी ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। आई होप तुम लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। बोलो बोलो अगर क्लियर है तो। बहुत बढ़िया, अपन बढ़ते हैं आगे, आते हैं अब 3D पे। 3D पे कुछ नहीं है, अभी मेरा एक प्लेन में बात हो रही थी, जैसे इस प्लेन में बात हो रही थी, अब मैं इस स्क्रीन से बाहर आ गया हूं, स्क्रीन से बाहर आ गया हूं। फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल होता है मेरा क्यूब, ठीक है, ये है मेरा क्यूब, और यहां से आपको पता होना चाहिए हर एक क्यूब में मेरे 3 यहां पे एंगल होते हैं, ठीक है, और वर्टिसेस होंगी। वैसे अगर मैं क्यूब की बात करूंगा तो क्यूब में सारे ये बराबर होंगे, और अल्फा बीटा गामा मेरा 90 होगा क्यूब में। पर ऐसा हमेशा नहीं होता है, तुम्हारे बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने आपको बता रखा है, ये किधर बनाऊं, कठोर मत, इधर आ जाओ, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये देखो, ठीक है, क्यूबिकल, टेट्राहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ठीक है। अभी मैं इसको फिर से बता दूंगा, अभी आगे आएगा तब मैं बता दूंगा, पर अभी के लिए इसका ध्यान रखो, ठीक है। ये मेरा मोस्ट सिमेट्रिकल होता है, ये मेरा लीस्ट सिमेट्रिकल होता है, आपको पता होना चाहिए। इसका अल्फा और बीटा और गामा कुछ भी बराबर नहीं होता है ना, और A इज नॉट इज इक्वल्स टू B इज नॉट इज इक्वल्स टू C, सबसे गंदा दिखने वाला यही होता है। क्लियर, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ आगे, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले एक बारी सुन लेना, सुन लो भाई। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। देखो, ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज नोन एज लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। बस बोलने, बस समझने के लिए कि सॉलिड स्टेट तुम अपनी जो जनरल लैंग्वेज है, अपनी देसी भाषा में कैसे यूज करोगे। तो भाई कोई तुमसे पूछे कि लैटिस साइट क्या होती है, तो वो जो पॉइंट्स जहां पे मेरे रहते हैं सॉलिड्स, उसको अपन लैटिस साइट बोलते हैं, ठीक है। ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। हर एक लैटिस, जैसे मेरी ये मेरा क्यूब है, क्यूब के कॉर्नर में मेरा वो लैटिस बताएगा कि भाई वो जो मेरा आयन है, मॉलिक्यूल है या फिर एटम है, ठीक है, वो मेरे पूरे जो उस कॉर्नर में प्रेजेंट है वही हर जगह प्रेजेंट होगा, हर कॉर्नर में प्रेजेंट होगा। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ही मेरा डिफाइन करता है पूरे लैटिस को, ये कहने की कोशिश कर रहा है। लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट ज्योमेट्री। ऑब्वियसली अब ऐसा तो होगा नहीं, जैसे इधर है इनकी ज्योमेट्री, भाई वैसे तो मेरे स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, ये तो जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, हम लोग समझ जाएं इसलिए हम लोग यहाँ पे ये डॉट्स को कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अपन बढ़ते हैं आगे, ये तो मेरा तुम्हारा हो गया है। जैसे ये है क्रिस्टल लैटिस, बिल्कुल सिंपल और सोबर। जैसे यहां इधर ये वाले मेरे है ना, ठीक है, इनको ज्वाइन हमने सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने किया ताकि हमें समझ आ जाए। ऐसे क्रिस्टल ये ज्वाइन नहीं होते हैं, ठीक है, और इनके बीच में ये ट्रैप्ड है। अभी तो वो तुम्हें मैं एक एक करके बता दूंगा। आ जाओ, यहां आते हैं, यहां आते हैं, ठीक है। अब देखो, इधर है मेरा यूनिट सेल कितने टाइप की होती है। अब ये जो मेरा यूनिट सेल है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, एक और रिकॉर्डेड वीडियो, यहां से अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जो पिछला था वो मेरा यहां तक कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है। अगली वीडियो में मैं तुम्हारा स्टार्ट करूंगा इधर से, प्रिमिटिव मतलब टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, है ना, प्लीज शेयर करिएगा, और जितना हो सके साइंस डोमेन वाले जितने भी हैं उन तक ये वाली वीडियो पहुंचाइएगा। नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, एक मतलब दो और तुम्हारा पूरा सॉलिड स्टेट खत्म कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना प्यार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कोई भी डाउट कोई क्वेरी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।